Hello everyone. Today we will discuss about AVG. In last lecture, I told you about the normal AVG values and acid-base balance. Today I'll discuss about the again. I'll tell you about normal values of AVG and what can be the abnormalities, common abnormalities in AVG findings. So again, that is AVG, arterial blood gas analysis. Here we will discuss about the pH, SCO3, bicarbonate ion, PaCO2, that is partial pressure of carbon dioxide, and PaO2, that is partial pressure of oxygen. pH 7.35 to 7.45 mmHg. एक बार जल्दी से पुशअप कर लेते हैं ये सारा कुछ. बाइकार्बोनेट आयन होता है 22 to 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. PaCO2 जो होता है वो 35 to 45 mmHg. PaO2 जो होता है वो होता है 80 to 100 mmHg. These are the normal values. ये जितनी भी हैं ये नॉर्मल वैल्यू. एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर इस तरीके की ब्लड गैस फाइंडिंग्स पाई जाती हैं. ठीक है. अब मैं एक बार इसको मिटाकर आपको दोबारा से समझाता हूं जिससे आपको एसिडिक और एल्कलाइन का पता चले कि कौन सी वैल्यू किधर जा रही है. तो सबसे पहले पीएच के बारे में हम देख लेते हैं. पीएच जो ब्लड पीएच होती है ये जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, इट इज लाइज बिटवीन द 7.35 टू 7.45. ठीक है. जो हम जिसे हम रियल पीएच बोलते हैं और एब्सोल्यूट पीएच बोलते हैं ब्लड की, दैट इज अप टू द 7.40. इट इज कॉल्ड रियल पीएच और एब्सोल्यूट पीएच. ठीक है. अब अगर आप देखिए 7.40 से नीचे अगर आपकी वैल्यू जा रही है, पीएच की वैल्यू अगर 7.40 से नीचे जाती है इधर की तरफ, यानी 7.34, 7.35, 7.35, 7 और इससे भी नीचे जाती है, then it will be acidic in nature. Your pH will be acidic in nature. And if your अगर आपकी pH वैल्यू 7.40 से ऊपर जा रही है, above जा रही है, then it will be alkaline in nature. So it is clear. I think ये clear है आप लोगों के दिमाग में कि एसिडिक क्या होगा, एसिडिक पीएच कैसी होगी, एल्कलाइन पीएच कैसी होगी. भाई पीएच कम हो गई. ठीक है. 7.40 रियल पीएच है, इससे नीचे जाएंगे, बट इट विल बी इन 7 till 7.35 इट विल बी इन नॉर्मल रेंज, क्योंकि रेंज हमारी क्या है 7.35 टू 7.45. ठीक है. बट 7.40 को एब्सोल्यूट पीएच और रियल पीएच बोलते हैं, तो इसलिए इससे नीचे जो पीएच होगी वो नॉर्मल पीएच, 7.35 तक जो पीएच होगी वो नॉर्मल पीएच होगी और एसिडिक इन नेचर होगी, ये एल्कलाइन इन नेचर होगी इफ इट इज गोइंग अबव द. ठीक है. अब दूसरा हम देखते हैं PaCO2, क्योंकि जो हमारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं ना एवीजी में, जो एब्नॉर्मलिटीज के, वो 3 डिटर्मिनेंट्स होते हैं. आइदर इट कैन बी अ PaCO2 और इट कैन बी जो एसिडोसिस एल्कलोसिस का निर्धारण करते हैं वो PaCO2 होता है और SCO3 होता है. ठीक है. अब PaCO2 के बारे में हम देख लेते हैं. यहां पर है ना, मैं उल्टा लिखूंगा. मैंने आपको नॉर्मल जो वैल्यू बताई थी वो बताई थी 35 टू 45 mmHg. ठीक है. अब यहां पर PaCO2 का क्या होता है, PaCO2 में उल्टा चलता है. PaCO2 अगर बढ़ रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीजिंग, देन इट इज एन एसिड इन नेचर एंड योर pH विल बिकम acidic. So I will put pH here in acidic side at the 45 और सॉरी PaCO2 की जो लोअर वैल्यू है वो एल्कलाइन साइड पे लिखी मैंने, क्योंकि देखिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि पीएच का जो रिलेशनशिप होता है PaCO2 के साथ, दैट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है. और दैट मींस PaCO2 बढ़ेगी तो पीएच कम होगी. PaCO2 कम हो रही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रहा है तो पीएच बढ़ रही है. ठीक है. और इसे इट्स अ रेस्पिरेटरी कंपोनेंट, रेस्पिरेटरी कंटेंट है, रेस्पिरेटरी कंपोनेंट है ये, इट्स अ रेस्पिरेटरी कंपोनेंट. इफ इस PaCO2 के कारण पीएच पर एक इंपैक्ट पड़ रहा है, दैट मींस इफ PaCO2 इज इंक्रीजिंग और योर pH इज गोइंग डाउन, देन दैट मींस योर एसिडोसिस और एल्कलोसिस कैन बी अ रेस्पिरेटरी. तो आप ये समझ सकते हैं कि भाई अगर
PaCO2 और pH के बीच में जो रिलेशनशिप है, जस्ट लाइक मैं एक यहां पर बता देता हूं आपको, एक सीसो ध्यान रखना आप, सीसो जैसे ये बैलेंस बन रहा है, ठीक है, एक तरफ हमने PaCO2 को रख दिया, एक तरफ हमने pH को रख दिया, ठीक है, अगर ये दोनों, इन दोनों में कोई, दोनों बराबर है, ठीक है, बैलेंस बना हुआ है, देयर विल बी नो चेंजेस, ठीक है। इफ इट इज सपोज PaCO2 इंक्रीज हुआ तो डेफिनेटली बैलेंस करने के लिए pH विल गोज डाउन, सो दिस विल बी द, ठीक है, इफ pH इज इंक्रीजिंग then PaCO2 will go down. So this relationship, आप ये जो रिलेशनशिप है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसा है। अगर इस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं PaCO2 के कारण, pH रेगुलेशन हो रहा है, pH में चेंजेस हो रहे हैं, तो आपका जो कंडीशन होगा वो रेस्पिरेटरी रिलेटेड होगा, वो रेस्पिरेटरी के कारण होगा, और उसको जो कंपेंसेट किया जाएगा वो मेटाबॉलिक कंपेंसेशन होता है। रेस्पिरेटरी सपोज pH कम हुई, PaCO2 इंक्रीज हुआ तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस किसके द्वारा कंपेंसेट किया जाएगा? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के द्वारा। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है, कैसे होती हैं ये चीजें, ठीक है। तो ये PaCO2 के बारे में। अब हम बात करते हैं SCO3 के बारे में, यानी बाइकार्बोनेट आयन के बारे में। बाइकार्बोनेट आयन के बारे में, इट्स अ मेटाबॉलिक कंपोनेंट, रीनल का प्रोडक्ट होता है, रीनल फंक्शन में काम आता है, ठीक है, मेटाबॉलिक कंपोनेंट। सो अब इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू 20, हमने नॉर्मल वैल्यू कितनी देखी थी 22 to 26, तो यहां पर हम लोअर वैल्यू लिखते हैं क्योंकि लोअर साइड इसकी एसिडिक नेचर को शो करती है, हायर साइड इसकी एल्कलाइन नेचर को शो करती है। सो दिस इज द थिंग यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। जब भी आप pH ABG का एनालाइज करोगे आपको ये वैल्यूज अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी इस तरीके से। अब एक और चीज बता दूं मैं आपको, मेटाबॉलिक कंपोनेंट कैसे निर्धारण करेगा कि इट्स अ मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो उसके लिए आपको एक तरीके से एज्यूम करना पड़ेगा कि जो आपका SCO3 है उसका जो रिलेशनशिप है pH के साथ वो एक तरह से एलिवेटर की तरह होगा। PaCO2 में हमने क्या देखा था, सीसॉ की तरफ देखा था, एक बढ़ रहा था तो एक कम हो रहा था, भाई तभी तो बैलेंस हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो रहा था। अब और यहां पर क्या होगा, यहां पर एलिवेटर की तरह होगा, यानी SCO3 बढ़ा pH बढ़ा, SCO3 कम हुआ pH कम हुआ, ठीक है। ये अगर इस तरीके से, अगर जो pH का रेगुलेशन, pH का अप एंड डाउन जो हो रहा है वो SCO3 के संग हो रहा है और एलिवेटेड हो रहा है, एलिवेशन एलिवेटर की तरह हो रहा है। सपोज SCO3 के कारण, SCO3 के बढ़ने के कारण pH भी बढ़ी, तो दैट विल बी अ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, ठीक है। और सपोज SCO3 कम हुआ, अपने 22 से ये नीचे चला गया, सपोज 10 चला गया, 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर चला गया, आपकी pH और PaCO2 से कंपेंसेट नहीं कर पाया, आपकी pH भी डाउन हुई, तो आपका क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर इंक्रीज हुआ और pH में चेंजेस हुए तो वो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाएगा। तो आपको ये चीजें अपने दिमाग में डालनी पड़ेगी, ये सारी चीजें, ठीक है, कि इनका क्या रिलेशन है। सो दिस इज अबाउट द pH। और यहाँ पे मैं एक बार PaO2 के बारे में और बता दूं, बट दैट इज नॉट रिलेटेड टू द एसिडिक और एल्कलाइन नेचर, ठीक है। PaO2 80 से 100 mmHg नॉर्मल वैल्यू, ठीक है। अगर 80 से कम जा रहा है, देखिए यहाँ पे 3 आपको फिगर याद रखनी पड़ेंगी। इफ योर partial pressure of oxygen is less than 80 mmHg, that means a person is suffering from the hypoxemia, ठीक है। अब माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, ये 3 में हम कर लेते हैं। इफ योर इट इज लेस देन 80 mmHg, then it will be a mild hypoxemia, mild hypoxemia. If it is less than 60, then it will be moderate hypoxemia, or if it is less than 40 mmHg, then it will be a severe hypoxemia. तो आपको बस इतना याद रखना है इसके लिए,
ये हमारी नॉर्मल जो वैल्यूज हैं वो मैंने आपको बता दी, पीओटी पीओ2 के बारे में ये बता दिया। अब हम देखेंगे कि भाई एल्सिडोसिस और एल्कलोसिस कैसे आप निर्धारण करेंगे कि एसिडोसिस हुआ कि एल्कलोसिस हुआ, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ, मेटाबॉलिक हुआ, कौन सा हुआ वो आपको नेचर देखना है। तो जो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा पीएच को देखना पड़ेगा। सबसे पहले जो आपने चीज जो जिसको एवेल्युएट करना है वो आपकी पीएच होगी। आपने पीएच की वैल्यू को देखना है कि पीएच की वैल्यू कितनी है। नॉर्मल मैंने कितनी बताई थी 7.35 टू 7.45, ठीक है। एब्सोल्यूट पीएच मैंने बोली थी 7.40। इफ इट इज गोइंग बिलो द 7.40 दैट मींस एसिडिक साइड है, ठीक है। तो आपको पीएच को देखना है। सबसे पहले आपने पीएच देखी, ठीक है। पीएच के बाद आइदर इट विल बी एसिडिक, अगर एसिडिक साइड मतलब 7.40 से कम जा रही है, 7.35 से कम जा रही है, हम तो नॉर्मल एबनॉर्मलिटी की बात करें तो 7.35 से कम जा रही है, एसिडिक हुआ देन इट विल बी अ एसिडोसिस। अभी हम कोई ये नहीं निर्धारण कर रहे कि ये रेस्पिरेटरी है कि मेटाबॉलिक है, अभी हम ये देख रहे हैं कि एल्कलोसिस और एसिडोसिस आप कैसे पता करोगे। इफ इट इज लेस देन 7.35 then it will be acidosis, ठीक है। if it is more than or greater than 7.45 then the pH is alkaline, so alkalosis will be there। कोई डाउट ही नहीं है इसमें, तो एल्कलाइन की तरफ जा रहा है तो एल्कोलिसिस होगा। ये आपको सबसे पहले आप जब भी एबीसी देखेंगे तो आपको ये देखना है पीएच कितना है, ओके इट विल बी इट इज अ एसिडोसिस, बस सिंपल, ठीक है ना। सेकंड थिंग आपने देखनी है PaCO2 का क्या रिलेशन है। PaCO2 के कारण पीएच में चेंजेस हो रहे हैं या PaCO2 कोई रोल प्ले नहीं कर रहा। डज योर पीएच इज चेंजिंग ड्यू टू द PaCO2 or does your PaCO2 is not playing any part? Suppose if your PaCO2 is increasing, if it is more than 45 mmHg, ठीक है। हम एसिडोसिस की बात कर रहे हैं, अभी फर्स्ट चीज की बात कर रहे हैं। आपकी मैं द्वारा से आपको कंफ्यूजन ना रहे इसलिए सपोज आपकी पीएच हो गई कम, यहाँ पर आपकी मैं कोई वैल्यू नहीं देख रहा क्योंकि वैल्यू लिखने के साथ थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये आपकी जो ये 7.35 से भी कम चली गई, सपोज लो लिख लेता हूँ मैं वैल्यू 7.30 आपकी हो गई पीएच, ठीक है। पीएच कम हुई तो यानी आपने एक यहाँ पर हम डायग्नोज यहाँ पर कर देते हैं, चलो एक एसिडोसिस, ठीक है। PaCO2 आपने देखा, if it is going down due to the PaCO2 then what will be the changes in the PaCO2? PaCO2 will increase। जब PaCO2 increase करेगी एसिडिक नेचर बढ़ेगा, तो सपोज हमने यहाँ पर PaCO2 कर दी 55 mmHg, तो आपका इसका मतलब क्या हुआ, PaCO2 इंक्रीज होगी, ठीक है। लेकिन अभी हम कुछ नहीं करेंगे, अभी हम देखेंगे कि भाई SCO3 और क्या है। एक बार SCO3 का भी देख लो, सपोज SCO3 28 मिलीइक्वल पर लीटर। तो अब आप देखिए कि ना SCO3 बढ़ा लेकिन इस पीएच नहीं बढ़ी, जबकि मैंने आपको बताया था ये बोथ बिहेव लाइक अ एलिवेटर। इफ SCO3 विल गो अप, pH इज गोइंग अप। इफ दैट इज हैपनिंग समवेयर, अगर SCO3 और pH में सेम चेंजेस हो रहे हैं, SCO3 बढ़ा pH भी बढ़ा, तो इट इज अ मेटाबॉलिक डिजीज, दैट विल बी अ मेटाबॉलिक चेंजेस। अगर नहीं हो रहे हैं तो आपको PaCO2 देखना है। PaCO2 देखिए pH कम हुआ है, PaCO2 इंक्रीज हुआ है, तो दैट मीन्स इट्स अ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, इट्स अ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब आप देखिए दूसरे एक तरीके से टिक टैक टो मेथड भी बता देता हूं मैं यहाँ साथ के साथ आपको। ये हम नॉर्मल इस तरीके से बनाइए, एसिडिक और एल्कलाइन। अब देखिए pH कैसा है आपका 7.30। 7.30 मीन्स इट्स एसिडिक, तो आपने एसिडिक वाले कॉलम में लिख देना है pH, ठीक है। PaCO2 कैसा है आपका 55 mmHg,
इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, इट इज गोइंग टुवर्ड्स द एसिडिक साइड, तो आपने PaCO2 को भी यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब आप SCO3 देखिए और नॉर्मल वैल्यू याद कीजिए SCO3 की कितनी होती है, बाइकार्बोनेट आएगी 22 to 26 मिलीइक्विवेलेंट पर लीटर। अब यहां पर कितनी है 28, यानी इट इज गोइंग टुवर्ड्स द एल्कलाइन साइड, ठीक है। तो हमने SCO3 यहां पर लिख दिया। आप देखिए टिक टैक टो मेथड से और इजी आप समझ पाएंगे, जब एक ही कॉलम में सपोज एसिडिक साइड में पीएच और PaCO2 दोनों आ गए, तो यानी एसिडोसिस हुआ, किसके कारण हुआ, पीएच के साथ जो भी होगा, either it is PaCO2 then respiratory acidosis, अगर PaCO2 की जगह SCO3 होता तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये इस साइड चला जाएगा, इस कॉलम में चला जाएगा, पीएच मान लो एल्कलाइन है, ठीक है। अब पीएच के साथ आपने कंपोनेंट देखना है कौन सा है, इट इज PaCO2 और SCO3। अगर PaCO2 एल्कलाइन साइड में है तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो जाएगा, अगर SCO3 पीएच के साथ है एल्कलाइन साइड में तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाएगा। तो आई थिंक ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप एक बार दिमाग को खोलकर सोचने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं आपको यही चीजें, ठीक है। पीएच देखना है आपने, पीएच आपका एसिडिक साइड में, इस तरह से एक कॉलम बनाइए, जिन हम टिक टिक तो आपको ध्यान होता, आपने खेला होगा ना बचपन में, ऐसे ही तो खेलते थे, क्रॉस 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 0 0, तो उसी का कॉन्सेप्ट किसी ने लिया, उन्होंने बनाया टिक टैक टो मेथड। बड़ा इजी मेथड है, आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई पीएच के साथ जो बैठा है वो कौन बैठा है, ठीक है। सपोज पीएच आपकी 7.30, दैट मींस एसिडिक इन नेचर, तो आपने पीएच यहां पे। अब देखना है कि पीएच के साथ जाके कौन बैठ सकता है, PaCO2 बैठ सकता है या SCO3 बैठ सकता है, तो आपको नॉर्मल वैल्यू याद करनी पड़ेगी। बाइकार्बोनेट आयन की कितनी यहाँ पे वो है, वैल्यू है 28 मिलीइक्विवेलेंट पर लीटर। अब आप सोचेंगे 22 से 26, यानी 26 से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी एल्कलाइन नेचर की तरफ बढ़ रहा है, तो भाई इसका तो काम ही खत्म हो गया है, तो पीएच के साथ ही नहीं है, ठीक है। एलिवेटर जो वाला मोड था वो भी नहीं अडॉप्ट कर रहा है ये, तो यानी ये SCO3 को हमने रख दिया एल्कलाइन साइड में, ठीक है। तो यानी ये मेटाबॉलिक तो होगा नहीं, मेटाबॉलिक कंपेंसेट जरूर करेगा, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करेगा, ठीक है। PaCO2 को देखिए, अब PaCO2 कितना है 55 mmHg, यानी इट इज इंक्रीजिंग, CO2 इंक्रीजिंग, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीजिंग, एसिडिक नेचर इज इंक्रीजिंग, तो इसी के कारण pH इज गोइंग डाउन, तो PaCO2 आपने यहां पे लिख दी, ठीक है। तो अब पीएच के साथ कौन आके बैठा, PaCO2, तो आपने रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ऐसे निर्धारित कर दिया। अब सपोज करो ये 7.30 को मैं कर दूं यहां पर 7.50 और इसको मैं 35, चलो इसको 35 mmHg कर देता हूं और इसको मैं 32 मिलीइक्विवेलेंट पर लीटर कर देता हूं। अब इसके बाद आप खुद से अगर आप देखेंगे कोशिश करके तो बस जमाइए इनको, पीएच एल्कलाइन है, एल्कलाइन वाले कॉलम में लिख दिया, PaCO2 35 है, ठीक है, तो PaCO2 को हमने नॉर्मल में लिख दिया, ठीक है। अब SCO3 देखिए, SCO3 किधर की तरफ जा रहा है, एल्कलाइन नेचर की तरफ जा रहा है, SCO3 को आपने इधर लिख दिया, तो अब आपका ये कैसा हुआ, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ठीक है। सो टिक टैक टो मेथड कैन बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू। अब बात करते हैं जो सबसे ज्यादा मेन होती है, अब आपको ये चीजें समझ में आ गई कि अगर पीएच और PaCO2 का रिलेशनशिप आपने याद रखना है, pH इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बाइकार्बोनेट आयन और pH इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द PaCO2। अगर pH में जो चेंजेस हो रहे हैं वो PaCO2 के कारण चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, और SCO3 इज नॉर्मल बेलो व्हाटएवर इज, but it is not directly changing the pH. That means the condition is related to the either it will be a respiratory acidosis or it will be a respiratory alkalosis. ठीक है, दो कंडीशन हो गए, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। अगर पीएच में जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस कहीं से बाइकार्बोनेट आयन के कारण हो रहे हैं और PaCO2 इज नॉट प्लेइंग एनी पार्ट, सीसॉ जो बन रहा था वो सीसॉ रिलेशनशिप नहीं बन रहा है उनके बीच में, दैट मींस इट इज रिलेटेड टू द मेटाबॉलिक कंपोनेंट, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है। तो आप ध्यान रखिएगा जब भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा
तो उस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को देखिए, बॉडी में ना कंपेंसेशन ऑटोमेटिकली होता है। बॉडी का काम है बैलेंस बना के रखना। ह्यूमन बॉडी इज वेल डिजाइंड, वेल इंजीनियर, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में कंपेंसेशन बैलेंस बना रहता है, ठीक है। अब भाई एक चीज बढ़ गई, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ। अब उस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को कंपेंसेट करने के लिए बॉडी में मैकेनिज्म होंगी, कुछ चेंजेस होंगे। वो कैसे होंगे? एसिडोसिस को चेंजेस करने के लिए मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा, ठीक है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के द्वारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को कंपेंसेट किया जाएगा। तो इस तरह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ये तो हो गई 4 नॉर्मल जो एब्नॉर्मल फाइंडिंग्स जो हमें मिलती है। इसके साथ साथ अब हम देखेंगे कि भाई कंपेंसेटेड, फुली पार्शियल कंपेंसेटेड और अनकंपेंसेटेड, ये क्या बला है? अनकंपेंसेटेड, पार्शियल, फुली। मैं कंपेंसेटेड पूरा नहीं लिख रहा, फुली, ये 3 चीजें होती हैं। अब इनमें तीनों में देखना है कि भाई कौन सा है, क्या है। तो इसको देखने के लिए आपने क्या करना है, सपोज मैं कुछ वैल्यू रखता हूँ, वही टिक टैक टू मेथड अपनाते हैं अपन, सबसे इजीएस्ट मेथड है, ठीक है। नॉर्मल, एसिडिक और एल्कलाइन, ये चीजें लिखी, ठीक है। अब वैल्यूज का थोड़ा देख लेते हैं। वैल्यूज सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यूज आपकी। एक पेशेंट है आपके, आप उसकी पीएच रीड कर रहे हो, आपने उसकी पीएच देखी, हिज पीएच इज 7.6। PaCO2 हुआ भाई इसका, सपोज उसका PaCO2 है 30 mmHg, और उसका SCO3 है, उसका SCO3 है उसका 80 मिली, ये वैल्यू, ठीक है। अब इस वैल्यू को आप देखिए कि आपकी पीएच कहाँ लाई करेगी, एल्कलाइन में, लिख दिया आपने। PaCO2 गोइंग डाउन, पार्शियल प्रेशर कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, कम हो रहा है, तो कहाँ जा रहा है? एल्कलाइन नेचर की तरफ जा रहा है। तो आपने PaCO2 को यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और SCO3 यानी बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन भी कम हो रहे हैं, तो कम होने पर बाइकार्बोनेट आयन के कम होने का मतलब क्या है? एसिडिक नेचर की तरफ बढ़ रहा है, तो यानी ये बाइकार्बोनेट आयन को इधर लिख दिया आपने। तो अब आप खुद से सॉल्व करके देखिए क्या हुआ है। पीएच बढ़ रही है, एल्कलोसिस हो गया। इसके कारण बढ़ रही है भाई, SCO3 का तो कोई रोल नहीं। SCO3 का अगर रोल होता तो SCO3 तो एसिडिक हो रहा है ना, कम हो रहा है, तो पीएच कम होनी चाहिए थी। यहाँ पे तो पीएच आपकी बढ़ रही है, 7.6 है, ठीक है। तो इनका कोई डायरेक्ट वो नहीं है ना, ठीक है। कहां से हो रहा है कि PaCO2 कम हुआ, पीएच बढ़ गई, ठीक है। तो इट्स अ रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, ठीक है। अब आप देखेंगे, ये तो आपको इतना तो आपको पता लगने लग गया होगा कि भाई कैसे आपने बनाना है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, आपने इजीली गेट कर लिया। अब देखेंगे कि यार ये पार्शियल है कि फुली वो पार्शियल कंपेंसेटेड है, या फुली कंपेंसेटेड है, या अनकंपेंसेटेड है। अब आप देखिए, इस वैल्यू को कवर करने के लिए, PaCO2 की वैल्यू को कवर करने के लिए SCO3 जो कि नॉर्मल वैल्यू होती है 22 to 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है, ठीक है। वो उससे नीचे गया, ठीक है, लेकिन वो इतना नीचे नहीं जा पाया कि वो पीएच को उठाकर नॉर्मल में ले आता, नहीं जा पाया। तो हम इसे बोलेंगे उसने कवर करने की कोशिश की, पार्शियल कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। अब अगर सपोज इसी उसमें आपको है ना PaO2 की वैल्यू यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, PaO2 की भी वैल्यू दे दी जाए, सपोज यहां पर आपको दे दिया 60 mmHg,
तो अब आपका डायग्नोसिस क्या होगा? पार्शियली कंपेंसेटेड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस विद mild moderate severe hypoxemia less than 80 mmHg, then it will be a mild hypoxemia. If it is less than 60 mmHg, then it will be a moderate hypoxemia. Or if it is less than 40 mmHg, then it will be a severe hypoxemia. चलो मैं इसको यहाँ पे 58 कर देता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या, आपका क्या हुआ? पार्शियल कंपेंसेटेड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस विद मॉडरेट hypoxemia. Is that clear? दोबारा समझा देता हूं मैं आपको भाई, दोबारा एक बार और देख लेता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पीएच की वैल्यू सबसे पहले आपने जो देखना है, थंब रूल 1, पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू कहां पर गई? 7.6। 7.6 मींस इट्स इन एल्कलाइन इन नेचर। आपने एल्कलाइन वाले कॉलम में पीएच को लिख दिया। अब पीएच का साथ किसके साथ कौन दे रहा है? कौन डायरेक्टली प्रपोज चल रहा है भाई? सीसो हो रहा है, शीशो मेथड हो रहा है, या एलिवेशन मेथड हो रहा है? एलिवेशन किसके साथ होता है? एलिवेशन ऑलवेज पीएच इज एलिवेटेड विद द SCO3, और सीसो रिलेशनशिप किसके साथ रखती है? PaCO2 के साथ। तो आपने देखना है यहाँ पे PaCO2 डिक्रीज हुआ, पीएच इंक्रीज हो गई, यानी सीसो जो वो है रिलेशनशिप है वो हुआ है यहाँ पे। तो एल्कलाइन भाई PaCO2 भी डिक्रीज हुआ है ना आपका यहाँ पे, PaCO2 तो एल्कलाइन की तरफ गया तो आपने PaCO2 भी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और SCO3 एसिडिक की तरफ गया, यहाँ पे SCO3 लिख दिया आपने, SCO3 नेगेटिव। अब आपने PaO2 का कोई काम नहीं होता इसमें, तो हमने PaO2 को नहीं लिखा। अब यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए कि पीएच कहाँ है? एल्कलाइन की साइड, तो एल्कलोसिस। पीएच के साथ कौन बैठा हुआ है? कार्बन PaCO2, तो इट्स अ रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। अब भाई SCO3 कम हुआ, एसिडिक की तरफ गया, उसने कोशिश करी कंपेंसेट करने की, लेकिन नहीं पाया। तो पार्शियली कंपेंसेटेड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। आपने PaO2 को भी देखा भाई, PaO2 58 mmHg। आपने वो तीनों रीडिंग याद करी, आपको पता चला यार ये तो मॉडरेट हाइपोक्सीमिया की लाई कर रहा है, तो आपने डायग्नोज किया पार्शियल कंपेंसेटेड रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस विद मॉडरेट हाइपोक्सीमिया। सो दिस इज द बेसिक, ठीक है। अब पार्शियल कंपेंसेटेड आपने देख लिया, अब एक बार मैं अनकंपेंसेटेड और बता देता हूं। अनकंपेंसेटेड में क्या होता है, ठीक है। सपोज पीएच आपकी 7.30, PaCO2 55 mmHg, और SCO3 24 मिलीक्वलेंट पर लीटर, PaCO2 73 mmHg, 73, ठीक है, 73 mmHg। तो अब आप देखिए यहाँ पे टिक टेक टो आपने बना दिया, नॉर्मल, एसिडिक, एल्कलाइन। ये मेथड जो है ना, ये आपके स्टेप को बहुत इजी कर देता है, ठीक है। सबसे पहले आपने एवेल्युएट करना है पीएच को, थंब फर्स्ट पीएच 7.30 एसिडिक के नेचर में, उठा के रख दिया, ठीक है, कुछ नहीं करना। PaCO2 को देखो इंक्रीज हुआ है, ठीक है, एसिडिक के नेचर में। PaCO2 को यहाँ पे उठा के रख दिया, आपको PaCO2 उठा कर दिया। बाइकार्बोनेट आयन को देखो 24 है, 24 यानी 22 to 26 नॉर्मल है, SCO3 यहाँ पर रख दिया नेगेटिव, ठीक है। PaO2 है ये, सॉरी इट वाज अ मिस्टेक। तो अब आप PaO2 को तो अभी हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो आप देखिए, यानी फिर एसिडोसिस है, क्योंकि एसिडिक है आपकी पीएच, एसिडोसिस किसके कारण है? PaCO2 के कारण, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अगर यहाँ पर बाइकार्बोनेट होता तो कैसी होती? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। PaCO2 है तो इसलिए। अब यहाँ पे ये देखिए SCO3 ने कोई कोशिश नहीं करी, नॉर्मल ही रहा, कोशिश भी नहीं करी, मतलब नॉर्मल रेंज में ही रहा। तो यहाँ पर ये क्या हुआ? अनकंपेंसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद माइल्ड हाइपोक्सीमिया, ठीक है।
देखिए पीएच कहाँ है, एसिडिक में, आपने लिख दिया, तो आपका क्या प्राप्त हुआ, आपको एसिडोसिस प्राप्त हो गया। PaCO2 देखा, एसिडिक इन नेचर है, यहाँ पर लिख दिया पीएच के साथ। थंब रूल अपना ये अपना, पीएच के साथ जो वैल्यू जिसका वो होगा तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आ गया। अब SCO3 में नाकाम हुआ, अगर देखिए अब कंपनसेटेड कब कह सकते थे हम इसे, कंपनसेटेड हम इसे तब कह सकते थे कि अगर ये एल्कलाइन नेचर की तरफ बढ़ रहा होता और इसको तब, अगर फुली कंपनसेटेड कब हो सकता था ये, सपोज ये इस पीएच को लाकर यहां पर रख देता नॉर्मल रेंज में, ठीक है, वो मैं आपको वैसे बताऊंगा, ठीक है, नॉर्मल रेंज में लाकर रख देता तो ये फुली कंपनसेटेड हो जाता, ठीक है। तो ये इस तरह से आ गया, तो आपका आया अनकंपेंसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद माइल्ड हाइपोक्सीमिया। अब क्या फुली कंपेंसेटेड का हम एक एग्जांपल लेते हैं, पीएच यहाँ पर 7.43 है अपने, ठीक है, PaCO2 55 mmHg है, SCO3 40 मिलीग्राम। पहले कुछ नहीं करते, हम रखते हैं कि कौन सी चीज कहां पे जाएगी, पीएच यानी 7.43, इसको सही तरीके से और लिख देता हूँ 7.43, ठीक है। अब 7.43 का बोले तो 7.35 टू 7.45, मोर देन 7.40, प्रोन टू एल्कलाइन एल्कलोसिस, तो ठीक है, ये फिर भी मैंने रख दिया यहाँ पे पीएच को, पीएच हमारी नॉर्मल है, PaCO2 हमारा कैसा है 55 mmHg बढ़ रहा है, एसिडिक इन नेचर है, PaCO2 को मैंने यहाँ रख दिया। SCO3 हमारा कैसा है 40 मिली इक्वलेंट पर लीटर है, अब ये कैसा है एल्कलाइन है, तो SCO3 को मैंने एल्कलाइन नेचर में रख दिया। अब देखिए आप साहब, सबसे पहले कुछ नहीं करना, अब आप बोलोगे यार ये कौन सी सर, आपने बताया पीएच के साथ जो होगा SCO3 या PaCO2 वही कंडीशन डिसाइड करेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेते हैं। पीएच यानी आपकी 7.43 ध्यान रखिए, याद करिए 7.40 रियल पीएच 7.35, ये एसिडिक की तरफ है 7.45 ये, तो अब आप देखिए आपकी वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, 7.43 यहाँ पर लाई कर रही है, दैट मीन्स इट इज मोर प्रोन टू द एल्कलोटिक, तो एल्कलोसिस, ठीक है बच्चों। अब एल्कलोसिस हो गया, अब एल्कलोसिस में आपने ये देखना है कि यार PaCO2 कोई रोल प्ले कर रहा है, सीसो मेथड अपना ही है भाई, आपका PaCO2 बढ़ी, पीएच घटनी चाहिए थी, नहीं घटी, क्या हुआ, पीएच तो नॉर्मल ही है, तो यानी ये रेस्पिरेटरी कंडीशन तो होगी नहीं, ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन होगी, मेटाबॉलिक देखिए क्या है भाई 40 मिली इक्विवेलेंट यानी एल्कलाइन नेचर में, तो ये कौन सा हो गया, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, इतना आपको पता चल गया। लेकिन आप एक देखिए, अगर ये PaCO2 भी डिक्रीज हो गया होता, अगर यहां पर PaCO2 भी एल्कलाइन नेचर में होता, तो ये कैसा होता, ये होता आपका मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, प्योरली पार्शियली कंपेंसेटेड बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है, बोल सकते थे, या अनकंपेंसेटेड बोल सकते थे, ठीक है, अगर PaCO2 में नॉर्मल होती है तो ये कम होती। अब आप यहां पर देखिए कि जो PaCO2 है ये इंक्रीज हुई, ये इतनी इंक्रीज हुई कि इसने SCO3 जो कि जिसने कि पीएच को बढ़ाया हुआ था, उसने पीएच को लाकर नॉर्मल किया, तो ये क्या हुआ, फुली कंपनसेटेड और कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। So this is about uncompensated, partial compensated, fully compensated रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप कोशिश करेंगे रीडिंग्स को पढ़ने की कोशिश कीजिए, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल ऑन द नेट, ऑन द बुक्स, आपने मन से फिगर्स बनाइए, टिकटॉक टू मेथड को लगाइए और फिर कोशिश कीजिए, इट विल बी इजी टू रीड ABC टू यू पीपल। ओके, थैंक यू वेरी मच। So thank you very much for listening us, and again I'll ask you people to please like and subscribe to this Jaipur Rehab channel, a very informative channel। और आप लोगों के लिए हम बहुत कोशिश करते हैं, आप लोगों के लिए अच्छे मतलब easiest तरीके से हम कोई जो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है उन्हें हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये उसी कड़ी में हमने ये कोशिश करी है कि हम आपको ABC समझा सकें, और अगर आप लोगों का इस तरीके से प्यार मिलता रहेगा इसी की तरीके से, तो हम आगे आपके लिए और भी अच्छे टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।